सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं, शिक्षण के क्षेत्र में हैं, तो शिक्षण से संबंधित जितनी भी ऑनलाइन जानकारी आ रही है उसको आप ग्रहण करते रहें। इसी क्रम में शिक्षण के लिए आवश्यक शिक्षण के तरीके में परिमार्जन परिशोधन के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएँ जो आप जानते ही हैं निर्मित की गई हैं। आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है। हमें बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है, बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम के लिए बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है। तो आज हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी समस्याओं का समाधान एक ही प्लेटफार्म पर होता रहे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हो सके तो एक लाइक कर दें। तो आइए हम शुरू करते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल भाग 1-2। क्वेश्चन 1 है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के संपादन मंडल में कौन एक शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है श्रीमती शिखा शुक्ला, ऑप्शन बी है श्री सुरेश कुमार सोनी, ऑप्शन सी है श्री PM अंसारी, ऑप्शन डी है डॉक्टर महेंद्र कुमार द्विवेदी। आप लोग भी साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। आपने इसके पहले भी कहीं पढ़ा होगा, तो यदि आपको जानकारी हो तो आप कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती शिखा शुक्ला। ऑप्शन ए राइट आंसर श्रीमती शिखा शुक्ला है, जो कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के संपादन मंडल में शामिल नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के तकनीकी सहयोग में कौन एक शामिल है? तो ऑप्शन ए है श्रीमती शिखा शुक्ला, श्री सुरेश कुमार सोनी, श्री नरेंद्र वर्मा, महेंद्र कुमार द्विवेदी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सहयोग में कौन एक शामिल है? तकनीकी सहयोग में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के समन्वय में निम्न में से कौन कौन शामिल हैं? तो ऑप्शन ए है श्रीमती शिखा शुक्ला, ऑप्शन बी है श्री आनंद पांडे, ऑप्शन सी है श्री PM अंसारी, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के समन्वय में निम्न में से कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें साथियों सभी शामिल हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षा में होता है, किस आयोग का कथन है? यदि आपने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप इसके आंसर तुरंत बता लेंगे। तो बताइए किस आयोग का कथन है? क्वेश्चन नंबर 4, कोठारी आयोग। किस आयोग का है? कोठारी आयोग। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है, यह कथन किस शोध पर आधारित है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ग्रेडेड लर्निंग परीक्षा, लर्निंग आउटकम परीक्षा। इनमें से कोई नहीं। तो किस पर आधारित है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। किस पर आधारित बताइए? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में किस चीज़ को अंगीकृत करके 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है ध्यानाकर्षण तकनीकों को, ऑप्शन बी है ध्यानाकर्षण तालिका को, ऑप्शन सी है सिर्फ ए, ऑप्शन डी है ए व बी दोनों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यानाकर्षण तकनीकों को। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा
कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के मुख्य कारणों में से क्या है? ऑप्शन ए है पारिवारिक शैक्षिक स्थिति वातावरण, ऑप्शन बी है आर्थिक स्थिति, ये भी सही है, अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने। ऑप्शन सी है शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष की स्थिति, तो ये तीनों सही है। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे हम? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में बच्चों की शैक्षिक स्तर में कमी को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए इसी तरह के प्रश्न जो है आपके सीटेट में भी पूछे जाते हैं। इसी तरह के शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपको सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है। सीटेट में आप जानते ही होंगे पूछा जाता है। तो इस सीरीज़ से आपकी सीटेट की भी तैयारी हो रही है एक तरह से देखा जाए तो। फालतू चीज़ें देखने से अच्छा है यूट्यूब पे आप शिक्षा से संबंधित चीज़ें देखिए, इसमें नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके हित के लिए है। तो क्वेश्चन 8 है, कक्षा शिक्षा में बच्चों की शैक्षिक स्तर में कमी को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना। ऑप्शन सी है लर्निंग आउटकम को लक्ष्य बनाकर शिक्षा कार्य करना, या उपयुक्त सभी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें तीनों सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य कक्षा शिक्षण किससे शुरू होती है? ऑप्शन ए है चॉक टॉक, ऑप्शन बी है वॉक टॉक, ऑप्शन सी है किताबों से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। तो क्या होगा इसमें? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते चलें और आंसर देते चलें। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, चॉक टॉक। क्या होगा? ऑप्शन ए चॉक टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षक किससे शुरू होता है? तो ऑप्शन ए है नवाचार से, ऑप्शन बी है गतिविधि से, ऑप्शन सी है आईसीटी के उपयोग से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। तो किससे शुरू होता है? उपयुक्त सभी से। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप पाते हैं कि बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में गैप है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब शिक्षक को इसका जवाब देना है। स्थिति को नज़रअंदाज कर देंगे कि मान लीजिए इस तरह का बच्चा आ गया, तो आप क्या करेंगे? पाठ्यक्रम को पूरा करना ही और अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे, इनमें से कुछ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इनमें से अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम क्या है? ऑप्शन ए है एक परिणाम आधारित लक्ष्य है, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम आधारित लक्ष्य है, ऑप्शन सी है गतिविधि आधारित लक्ष्य है, ऑप्शन डी है पाठचर्या आधारित लक्ष्य है। तो लर्निंग आउटकम क्या है? एक परिणाम आधारित लक्ष्य है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत बनाना होगा। ऑप्शन ए है अधिगम प्रपत्र, ऑप्शन बी है सूचना प्रपत्र, ऑप्शन सी है संकलन प्रपत्र, ऑप्शन डी है आकलन प्रपत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आकलन प्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आरंभिक परीक्षण के लिए कक्षा 3 से 5 तक बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? यदि आपने मॉड्यूल को पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब दे लेंगे, नहीं पढ़े हैं तो जवाब नहीं दे पाएंगे। आरंभिक परीक्षण के लिए कक्षा 3 से 5 तक बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? कुल 15 प्रश्न, कुल 20 प्रश्न, कुल 10 प्रश्न या कुल 25 प्रश्न? तो कितने प्रश्न होंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर, 15 प्रश्न। और कितने अंक के होंगे? अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे के क्वेश्चन में। 3-3 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आरंभिक परीक्षण के लिए कक्षा 3 से 5 तक बच्चों का आकलन प्रपत्र कुल कितने अंक का होगा? तो ऑप्शन ए है कुल 50 अंक, ऑप्शन बी है कुल 45 अंक, ऑप्शन सी है कुल 100 अंक, ऑप्शन डी है कुल 60 अंक।
तो कितने अंक का होगा? कुल 45 अंक। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आरंभिक परीक्षण के लिए कक्षा 6 से 8 तक बच्चों के आकलन प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो जो जूनियर के साथी हैं हमारे, इसको ध्यान से देख लें। ऑप्शन ए है कुल 20 प्रश्न, ऑप्शन बी है कुल 25 प्रश्न, ऑप्शन सी कुल 30 प्रश्न, ऑप्शन डी है कुल 50 प्रश्न। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, कुल 25 प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आरंभिक परीक्षण के लिए कक्षा 6 से 8 तक बच्चों का आकलन प्रपत्र कुल कितने अंक का होगा? ऑप्शन ए है कुल 50 अंक, ऑप्शन बी है कुल 75 अंक, ऑप्शन सी है कुल 100 अंक, ऑप्शन डी है कुल 150 अंक। तो कितने अंक का होगा? कुल 75 अंक का होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आरंभिक परीक्षण के लिए कक्षा 3 से 8 तक बच्चों के आकलन प्रपत्र का प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? अभी इसके पहले मैंने बताया आपको। ऑप्शन ए कह रहा है 1 अंक, ऑप्शन बी कह रहा है 2 अंक, ऑप्शन सी कह रहा है 3 अंक, ऑप्शन डी कह रहा है 5 अंक। तो आप लोग अपने आंसर दीजिए, कितने अंक का होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 3 अंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यानाकर्षण शिविर में किस समूह के बच्चे भाग लेंगे? तो किस समूह के बच्चे भाग लेंगे? समूह ए होगा यहाँ पे, समूह बी, समूह सी, या समूह बी तथा समूह सी दोनों भाग लेंगे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, समूह बी तथा समूह सी दोनों ही भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कितने सप्ताह के लिए किया जाएगा? 52 सप्ताह, 7 सप्ताह, ऑप्शन सी है 7 सप्ताह, 1 दिन, 2 महीने। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन 50 दिन का होता है, इसीलिए देखिए 7 सप्ताह 1 दिन दिया है। तो आप समझ ही गए होंगे, 50 दिन का होता है, 7 सप्ताह 1 दिन। प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब से कब तक होना चाहिए? तो सत्र के आरंभ से अप्रैल मई से शुरू होना चाहिए। अगर अप्रैल मई से न शुरू पर जुलाई में भी शुरू कर सकते हैं आप। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब से कब तक शुरू होना चाहिए? तो अप्रैल से मई तक। इसको भी आप ध्यान रखें। और साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ एक लाइक करें, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको एक ही प्लेटफार्म पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सके। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।